Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. A very warm welcome to all of my students who are watching out this video. In the very first video of the course, Database to Management System, we will be learn about what are the reasons, what are the basic reasons which motivate us कि हमें database का course बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए. And it is very important course for every type of graduate जो भी CS, IT, SC से बिलोंग करता है. इस ग्रेजुएट बच्चे के लिए दिस कोर्स इज़ लाइक अ बैकबोन ऑफ हिज होल ग्रेजुएशन. तो वो क्या रीज़न हैं जिनकी बिना पे हमारे लिए जो है डेटाबेस का कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो कुछ रीजंस डिस्कस करेंगे ऑन द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या मेनली टॉपिक्स के ऊपर फोकस करेंगे, वो कौन सी होगी, लेक्चर स्लाइड्स का कंटेंट कहाँ से लिया जाएगा. एंड द लास्ट पार्ट बट नॉट द लीस्ट, डेटाबेस का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट बेसिकली डेटाबेस एक्चुअली में है क्या, and how database management system works, what is the difference between database and database management system. So just the important definition point of view we will be discussing in this whole video, so stay tuned. So let's begin with the very first topic कि we know कि हम जिस दुनिया के अंदर रहते हैं, इस दुनिया के अंदर हमारे पास जो है वो डाटा ही सब कुछ है. ये मैंने कुछ एजम्पशंस आपके साथ जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि मोर देन 500 एक्साबाइट्स पर डे जो है वो एक लार्ज ड्रोन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है वो रिकॉर्ड किए रहते. तो इतना लार्ज हमारे पास डाटा है. 2.9 मिलियंस मेल जो है वो हर एक सेकंड हर एक डोमेन के ऊपर जो है वो टोटल डोमेन्स को मिलाया जाए तो भेजी जाती है. तो देखिए कितना ज़्यादा लार्ज डाटा है. इस डाटा का रिकॉर्ड रखना, उसको मैनेज करना, उसकी रिट्रीवल को देखना और जो है वो चेक करना कि कौन से अगर हमें किसी वक्त पे ज़रूरत पड़ जाए कि हम कौन से वाला डाटा जो है वो एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसे विद इन नो टाइम हमें जो है वो एक्सेस करना पड़ जाए तो क्या क्या बनेगा. हर एक मिनट के अंदर यूट्यूब के ऊपर जो है वो 20 आवर्स की वीडियोस को अपलोड किया जाता है फॉर एवरी 1 मिनट. एक मिनट के बाद यूट्यूब के ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड 20 आवर्स की वीडियोस अपलोड हो जाती हैं. दिस इज़ ऑन एवरेज. आई एम जस्ट शेयरिंग द फैक्ट्स कि ऑन अराउंड द ग्लोब इतना ज़्यादा डाटा स्कैटर हुआ है. फिर उसके बाद 24 PB ऑफ डाटा जो है वो गूगल एवरीडे जो है वो उसे प्रोसेस करता है. 50 मिलियंस ऑफ ट्वीट्स जो हैं ये एक दिन के अंदर जनरेट की जाती है. मतलब ट्वीट इट्स अ सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन. तो उसके ऊपर 50 मिलियन ट्वीट्स जनरेट की जाती हैं और उस सारी ट्वीट्स का रिकॉर्ड जो है वो उनके सर्वर के ऊपर इंस्टॉल हुआ है, सेव पड़ा हुआ है. आप किसी भी टाइम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं उसको. 700 बिलियन टोटल मिनट्स जो है कि वो फेसबुक पे हर महीने स्पेंड किए जाते हैं. अब ये जो इतने मिनट स्पेंड किए जा रहे हैं उन एक्टिविटीज़ को भी रिकॉर्ड रखा जाता है कि हर एक बंदा फेसबुक के ऊपर क्या एक्टिविटी कर रहा है. एंड लास्ट 72.9 आइटम्स जो है अमेजोन के ऊपर एवरी सेकंड जो है वो ऑर्डर की जाती है. इतना ज़्यादा डाटा अराउंड द ग्लोब जो कि लोग यूज़ कर रहे हैं. इस सारे डाटा को मैनेज करने के लिए आपके पास कोई ना कोई सिस्टम मौजूद होना चाहिए. तो डाटा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. आपको डाटा मैनेज करना आना चाहिए. तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए एग्जांपल है. आप सपोज करें कि हम अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, अपने कॉलेज के लिए जो है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं. अब वो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करेगा? एक ऐसा सिस्टम हम बना के देना चाहते हैं एडमिन ऑफिस को या ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को. एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के देना चाहते हैं, एक ऐसा सिस्टम बना के देना चाहते हैं कि वो डाटा को स्टोर कर सके. पूरे स्टूडेंट्स का, फैकल्टी का, जेनिटल स्टाफ का, एवरी काइंड ऑफ डाटा जो भी यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है उन सारों का डाटा स्टोर कर सके. वक्त आने पर जब वो उस डाटा को एक्सेस करना चाहें, लेट्स से किसी टाइम के ऊपर दे वांट कि हमें फ़लाँ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमने आज से कुछ साल पहले इस बच्चे ने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया था, उस बच्चे की हमने डिटेल निकाल ली. तो अगर हमारे पास हमारे इदारे के अंदर 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो हम एक मिनट के अंदर उस डाटा की, उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं या हम कुछ और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से रेलिवेंट, हमें कैसे कैसे करना पड़ेगा. हमें जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना के देंगे, उस इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि विद इन वन टाइम जो यूज़र है उस डाटा को एक्सेस कर सके. अगर हम डाटा को अपडेट करना चाहें
नई चीज़ें हम उसमें अपडेट करते हैं, किसी यूज़र की इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं, किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को हम अपडेट करते हैं। लेट्स से कि हम कहते हैं कि जी हमारे पास ऑन एवरेज एक महीने के अंदर कोई 100 स्टूडेंट्स आ गए जिन्होंने अपना नाम अपडेट कराना, नाम के स्पेलिंग्स करेक्ट कराने हैं। देयर आर लोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ जिन्हें रोज़ाना बेसिस पे डाटा अपडेट करना पड़ जाता है। आपकी फ़ी चालान का डाटा अपडेट करना पड़ जाता है, आपके एग्ज़ाम का डिपार्टमेंट का डाटा अपडेट करना पड़ जाता है कि इस बच्चे ने इतने पेपर्स दे दिए हैं, इतने पेपर्स में सप्ली है, इतना पेपर्स को जो है वो क्लियर करना है। तो डाटा को आपने अपडेट करना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि डाटा डुप्लीकेशन ना हो पाए, एक डाटा बार बार एंटर ना हो पाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें इससे जो है वो कंसर्न है। फिर उसके बाद हम ये चाहते हैं कि जो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम बना के दे रहे हैं, तो हम उस इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक्सेस हर स्टाफ मेंबर को भी दे सकें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हर स्टाफ मेंबर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है उसमें से इंफॉर्मेशन को निकाल सकें। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ये चाहता है कि उसके पास हर बच्चे का नाम, हर बच्चे के घर का एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद हो और उनके पास जो है वो पेमेंट का रिकॉर्ड हो कि किस बच्चे ने कितनी फ़ी जो है वो पे कर दी है। इन सारी चीज़ों का जो है वो रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए। तो उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट को एक डिफरेंट व्यू की ज़रूरत होगी, एक ऐसे व्यू की ज़रूरत होगी जहाँ पे सिर्फ जो है वो इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शो। अब एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले बंदे को हमने कतन कभी भी नहीं शो करनी कि जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के सिबलिंग्स कितने हैं, एक स्टूडेंट के एफएससी के अंदर मार्क्स कितने हैं, आईसीएस के या डीए के अंदर मार्क्स कितने हैं, एक स्टूडेंट जो है उसके यहाँ पर कितन किन रिलेटिव्स कितने पढ़ते हैं, या उसने जो है किनशिप के ऊपर किस किस का एडमिशन कराया हुआ। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन किसे रिक्वायर होगी? सिक्योरिटी ऑफिस के अंदर रिक्वायर होगी। अब एग्ज़ाम डिपार्टमेंट चले जाएँ तो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ हर स्टूडेंट के जो है वो एग्ज़ाम्स का रिकॉर्ड होना चाहिए, ना कि उनके पास स्टूडेंट की दूसरी इन्फॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर के पास उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को जब वो एक्सेस करे तो उसके पास, एक टीचर के पास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी अटेंडेंस के लिए नाम शो होना चाहिए। स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, स्टूडेंट का एड्रेस नहीं, स्टूडेंट की सिबलिंग डिटेल नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो क्या करे, डिफरेंट व्यू प्रोवाइड करे। हर एक डाटा हमने पीछे बल्क के अंदर स्टोर किया हुआ, हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम में सर्वर के ऊपर डाटा स्टोर किया हुआ, सारे स्टूडेंट्स की सारी डिटेल रखी हुई। लेकिन हम ये चाहते हैं कि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रार को जो है वो डाटा स्टूडेंट का क्या शो होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें किस तरह से जो है वो पॉसिबल है? अब ओबियसली जो प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है कि अगर डाटा को स्टोर करना है तो फाइल हैंडलिंग का, सब फाइल स्ट्रक्चर का देखना पड़ेगा। अगर डाटा को आप फेच करना चाहते हैं तो आपको फंक्शंस देखने पड़ेंगे, आपको प्रोग्रामिंग की तरफ जाना पड़ेगा। डाटा को अपडेट करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें, और सबसे इंपॉर्टेंटली चीज़ कि अगर कोई डिपार्टमेंट किसी स्टूडेंट का डाटा एक्सेस नहीं कर पा रहा, बैक एंड पे सर्वर क्रैश हो रहा है, उसको भी उसने डील करना है उस इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो ये सारी चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में। फिर वहाँ पे ये तजवीज़ की जाती है, एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट ये जो है वो सजेस्ट करते हैं, गो एंड परचेज द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ जाया जाए। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे उन सारे मसाइल का हल निकालेगा, हमें डाटा स्टोर करने के लिए बेस्ट टेक्निक प्रोवाइड करेगा, बेस्ट मेथड प्रोवाइड करेगा। डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे मॉडल्स रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे मॉडल्स हमें बताएगा जिनके ज़रिए विद इन वेरी लेस टाइम हम पूरे आर्किटेक्चर ऑफ द डाटाबेस अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें सिखाएगा जिनके ज़रिए हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। हम डिफरेंट डाटा के व्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर टीचर को अटेंडेंस लगाने के लिए एक स्प्रेड शीट की शक्ल में डाटा चाहिए, जहाँ पे उस टीचर को स्टूडेंट का नाम और आगे जो है वो एब्सेंट, प्रेजेंट, लीव आना चाहिए। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें जो है वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करेगा। हमें जो है वो मल्टीपल यूज़र्स एक डेटाबेस को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बात की कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम ये चाहते हैं एग्ज़ाम डिपार्टमेंट वाला भी एक्सेस कर रहा हो, ऑपरेशन डिपार्टमेंट भी एक्सेस कर रहा हो, रजिस्ट्रार भी एक्सेस कर रहा हो, फैकल्टी भी एक्सेस कर रही हो, डिफरेंट व्यूज़ के साथ मल्टीपल यूज़र कॉन्करेंटली डाटा को एक्सेस करें और आपका
सिस्टम डाउन भी ना हो। क्रैश अगर हो जाए तो क्रैश रिकवरी को भी आपने देखना है, माइनिंग करनी है, विजुअलाइजेशन करनी है, डाटा एनालिसिस भी आपने परफॉर्म करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज़ द रियल मोटिवेशन फॉर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। अब जब हमने ये देख लिया कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इस चीज़ की तरफ जाते हैं कि इसे पढ़ा कहाँ से जाए। सो मैं आपको दो डिफरेंट बुक से पढ़ाऊँगा, एंड आई प्रेफर कि हमेशा हमेशा डाटा बुक से नहीं उठाया जाए। डाटा को डाटा को देखते हुए, उस टॉपिक को देखते हुए, उस टॉपिक में क्या करंट इरा में अपडेट आई है, उससे रेलिवेंट जो है आपको पढ़ाया जाए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इन दो बुक्स में ही महदूद नहीं रहूँगा। मैं सम टाइम अपनी स्लाइड्स के अंदर मटेरियल इंटरनेट से भी यूज़ करूँगा। सो अगर आप कभी कंफ्यूज हों तो आप कमेंट्स करके जो है मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं। कोर्स आउटलाइन हमने जो है वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड की हुई है मैंने कोर्स आउटलाइन। एक यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ें सीखेंगे और एक हम सिस्टम पर्सपेक्टिव से चीज़ें सीखेंगे। यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि डेटाबेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग क्या होती है, एंटिटी रिलेशन मॉडलिंग क्या होती है, रिलेशनल मॉडलिंग क्या होती है, हमारे पास डाटा को रिप्रेजेंट करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं हमारे पास हमारे डेटाबेस को डिज़ाइन किस तरह से किया जाए, उसके कितने डिफरेंट जो है वो डिज़ाइंस मेथड हैं। फिर उसके बाद डेटाबेस को इस्तेमाल कैसे करना है आपने। तो मिसाल के तौर पर एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाया हुआ है, और मैं आपको कहता हूँ कि आपने यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाया हुआ है। हमारे पास 5 साल पहले एक फैकल्टी मेंबर आए थे, हम चेक करना चाहते हैं कि उन फैकल्टी मेंबर ने कौन कौन से सब्जेक्ट फॉल सेमेस्टर में पढ़ाए थे। वो सारा रिकॉर्ड डाटाबेस में पड़ा हुआ है, कैसे चेक किया जाएगा, कैसे जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढा जाएगा, मज़ीद डाटा कैसे अपडेट किया जाएगा। तो डेटाबेस की एप्लीकेशन देखेंगे, उसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। सो ये यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टॉपिक्स हैं, ये बुक के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर स्कैटर्ड हुए हैं। हम ओबियसली एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ों को जो है वो लेके चलेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट जो है हमारा सिस्टम पर्सपेक्टिव है कि डाटा स्टोर करने वक्त हमें कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल करनी, क्या उनसे स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने चाहिए, एक्सेस कैसे करना चाहिए, क्यूरी प्रोसेस कैसे होगी, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको कोर्स आउटलाइन और मोटिवेशन अभी तक क्लियर हो चुकी है। सो हम हल्का सा देख लेते हैं कि डेटाबेस सिस्टम एक्चुअली होता है। तो जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो हम डेटाबेस को दो लफ्ज़ों में जो है वो डिवाइड करते हैं, डाटा और एंड अ बेस। तो डाटा हमारे पास ओबियसली एनी प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन यूजफुल फैक्ट होता है हमारे पास। तो जब हम लार्ज इंटीग्रेटेड कलेक्शन डाटा का कर लेते हैं और उसको रियल वर्ल्ड के अंदर एक मॉडल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक रिलेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटीज़ बनाते हैं हम उसकी, तो वो डाटाबेस होता है। मिसाल के तौर पर यूट्यूब एक वीडियोस की कलेक्शन है, वीडियो और ऑडियोज़ का जो है वो डाटा की कलेक्शन है, तो वो हमारे पास एक डाटाबेस है। जैसे मैंने अपनी जो है वो एक एक्सेल की फ़ाइल के अंदर स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के कौन कौन से कोर्स रजिस्टर हैं, हर स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स रजिस्टर किया है, उनका एड्रेस वो मैंने सेव किया, तो वो मेरे पास एक जो है वो डाटाबेस है। तो इस सारे डाटाबेस को हम एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जब मैनेज करते हैं, उसको स्टोर करवाते हैं ताकि हम एफिशिएंटली ईजिली उसको एक्सेस कर सकें, अपडेट कर सकें, वही जो पीछे हमने डिस्कस किए हैं सारी प्रॉब्लम्स वो कर सकें। तो ये सारे काम हम एक्चुअली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू कराते हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम मज़ीद डिटेल में जाएंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो है वो मेन एक्टर्स कौन से हैं, वो आर द पीपल जो कि ऑन द सीन होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिहाइंड द सीन होते हैं। तो यूज़र्स ऑन द सीन हैं और जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो बिहाइंड द सीन है हमारे पास। तो ये कुछ यहाँ तक हमारे पास बेसिक मोटिवेशन से जो कि हमने यहाँ पे जो है वो ऐड ऑन किए हैं। इसके बाद जो मेरी आपसे रिक्वायरमेंट है, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने प्लीज़ 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 जो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूँगा उसको ज़रूर पढ़ना है। जो आपको होमवर्क दूंगा, जो आपको प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जो प्रोग्राम्स दूंगा, जो बुक के अंदर प्रोग्राम है, उनको आप चलाएं, रन करें, उनकी आपने प्रैक्टिस 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 करनी है। कोई मसला है आपको किसी किस्म का भी, आप क्लास में सीआर के साथ इंटरेक्ट करें, आप इंस्ट्रक्टर के साथ मेरे साथ इंटरेक्ट करें, अब किसी के साथ भी इंटरेक्ट करके मेरे साथ डिस्कस करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, कोई चीटिंग नहीं करनी होमवर्क्स के अंदर, किसी किस्म की प्लेजरिज्म नहीं आनी चाहिए।